नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कश्मीर में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई। कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से बेघर कर दिया गया और बेघर करने के लिए उनके साथ जो अत्याचार किए गए, उनके ऊपर जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, नरसंहार किया गया, रेप की गई, ऐसी स्थितियां पैदा की गई ताकि वो कश्मीर घाटी को छोड़कर कहीं और चले जाएं। ये पूरी स्थितियों की चर्चा अभी फिर से होने लगी है क्योंकि एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म के कारण समाज में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या दुर्गति की गई, उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए जिसके कारण उनको अपने घर से दूर होना पड़ा। लेकिन इस चर्चा के साथ साथ इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर कश्मीर में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए उसका सही और असली गुनाहगार कौन था। गुनाह जो हुआ है उसके पीछे किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। अगर उन परिस्थितियों को देखें तो फिल्म में जो दिखाया गया है उसे तो सिर्फ और सिर्फ उस समय की परिस्थिति में जो अत्याचार हुए उनके ऊपर फोकस किया गया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई और उस समय कौन मूक और बधिर बन के बैठ के सारी स्थितियां देख रहा था, इसके बारे में जानना जरूरी है और इसी से कश्मीर की वास्तविक स्थिति का पता लगेगा। अगर देखा जाए तो उस समय जो गुनाह हुए थे उसमें दो जगह पर, एक कश्मीर और एक दिल्ली, दो जगह पर बैठे लोगों की बड़ी भूमिका रही है। एक जो शांत होकर देख रहे थे और दूसरा जो इसे अंजाम दे रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके असली गुनाहगार जिसने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की और जो इस पूरे गुनाह को छुपा के बैठा हुआ था और उसके लिए एक आधार तैयार करके बैठा था। तो कश्मीर में हिंदुओं पर जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुए, उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए, उसका असली गुनाहगार अब्दुल्ला परिवार रहा है। अब्दुल्ला परिवार यानी शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों बाप बेटों ने जो स्थितियां पैदा की उसी की वजह से कश्मीर में हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ा, उन्हें बेघर होना पड़ा और वो घाटी छोड़कर जाने को मजबूर हुए। क्योंकि जो आतंकवादी घटनाएं हुई और जो आतंकवाद फैल रहा था उसके पीछे एक बड़ी वजह थी और वो वजह थी कश्मीर को आजाद कराने की मुहिम। आजाद कराने की मुहिम की शुरुआत हुई और उसके बाद ये योजना पाकिस्तान से बनाई गई कि तब तक पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी में बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता जब तक कि इसके लिए आंतरिक युद्ध, गृह युद्ध की स्थिति कश्मीर में न हो जाए। और यही पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए शेख अब्दुल्ला सामने आए। शेख अब्दुल्ला की पहला गुनाह यही था कि उन्होंने अपनी पूरी योजना आज़ादी के बाद धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। अगर आज़ादी के समय की बात करें तो शेख अब्दुल्ला कश्मीर के पक्ष में नजर आए, लेकिन एक एक स्टेप पर अगर उनके अलग अलग समय पर उनकी रणनीतियों और स्ट्रेटजी की बात देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार शेख अब्दुल्ला चाहते क्या थे। पहली बात अगर देखें तो आज़ादी के पहले की घटनाओं में कश्मीर की स्थिति को देखना पड़ेगा। उस समय हरि सिंह वहां के शासक थे और जो प्रिंसली स्टेट था वो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत था, लेकिन प्रिंसली स्टेट होने के कारण वहां पर हिंदू शासक थे जिसके लिए सबसे पहले वहां की सरकार को यानी राजा को हटाने की मुहिम चलाना जरूरी था। और यहीं पर शेख अब्दुल्ला ने अपना इस्लामिक एजेंडा शुरू किया, लेकिन परोक्ष रूप से। उसे कांग्रेस की मदद की जरूरत थी, इसलिए कांग्रेस का सहारा लिया राजा को हटाकर वहां लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही वहां हिंदू राजघराने का खात्मा होता और फिर लोकतंत्र के नाम पर
मुस्लिम बहुसंख्यक मुख्यमंत्री चुनते और इसी से आधार बनता इस बात के लिए कि वहां शासन सिर्फ और सिर्फ किसी मुस्लिम का होगा, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर वहां किसी मुस्लिम को ही जीत मिल सकती है, उसकी पार्टी को जीत मिल सकती है। और ये पहला आधार था जब उन्होंने कश्मीर के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार की और वहां पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष शुरू किया। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू उनके नजदीकी थे और इसलिए शेख अब्दुल्ला को भारी समर्थन मिला। आखिरकार वहां लोकतंत्र की लड़ाई धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंची और जब भारत को आजाद किया गया तो अंग्रेजों ने जो शर्तें रखी थी कि जो भारत के साथ जाना चाहते हैं वो भारत के साथ जाएंगे, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है राज्य वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। और ऐसी स्थिति में हरि सिंह ने स्वतंत्र कश्मीर, आजाद कश्मीर की मांग रखी थी, लेकिन तुरंत ही हंगामा शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और हरि सिंह को मजबूरी में भारत का साथ लेना पड़ा, जिसके बाद कश्मीर का विलय हुआ। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान के कबीलाइयों के नाम पर पाकिस्तानी फौज ने भारत पर हमला किया था तो उस समय भी घाटी के हिंदुओं को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। और यही से शुरू होता है शेख अब्दुल्ला का अगला कार्यक्रम, यानी अगली स्ट्रेटजी। जब कश्मीर भारत का अंग हो गया तो उन्हें कुछ समय के लिए लगा कि अभी कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखना है और यहाँ पर धीरे धीरे अपने लिए अनुकूल स्थितियां बनानी है। इसलिए शेख अब्दुल्ला ने थोड़े समय तक अपने उस अभियान को रोक दिया जिसे आज़ाद कश्मीर का आंदोलन कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आई, शेख अब्दुल्ला अपनी पूरी रणनीति को बदल दिया और उसने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा, उस एजेंडा पर चलना शुरू कर दिया और फिर पूरा जो उनकी रणनीति थी उसने आज़ाद कश्मीर के लिए तैयार करनी शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर की बात करते हुए शेख अब्दुल्ला चीन के राजदूत से मिले, मिस्र में गए और इसलिए उन्हें 2 बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय में भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदलती गई, शेख अब्दुल्ला आज़ाद कश्मीर के आंदोलन के एक प्रणेता बनते गए और यहीं से आज़ाद कश्मीर के नाम पर आतंकवाद का जन्म हुआ। क्योंकि 65 और 71 में जो 2 बार पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा लगातार, तो पाकिस्तान को भी लग गया था कि सीधे हिंदुस्तान से युद्ध करना मुश्किल है और युद्ध में जीत पाना तो असंभव है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वार शुरू हुआ और वहां से शेख अब्दुल्ला का इस्तेमाल भी शुरू हुआ। शेख अब्दुल्ला एक वैचारिक आधार तैयार करते रहे आज़ाद कश्मीर के लिए और दूसरी तरफ कुछ संगठनों ने आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी। शेख अब्दुल्ला 75 से 82 तक मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के और उस समय उन्होंने कश्मीर की स्थितियों को और विकट बना दिया और यहीं से पृष्ठभूमि तैयार हुई कि आज़ाद कश्मीर के लिए एक भय की स्थिति पैदा करनी होगी और भय पैदा करने के साथ साथ ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिसमें घाटी के क्षेत्र में केवल और केवल मुस्लिम रहे। अगर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे तो फिर कश्मीर में अगर रेफरेंडम की बात हो तो भी कश्मीर के क्षेत्र आज़ादी के लिए रेफरेंडम में सिर्फ भारत से अलग होने की बात करेगा और अगर सिर्फ कश्मीर में मुस्लिम रहेंगे तो आतंकवादियों को शरण देने वाले लोग भी रहेंगे और एक ही विचारधारा के लोग रहेंगे। इसको शेख अब्दुल्ला ने पृष्ठभूमि तैयार की थी आतंकवाद के लिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना होती है उसमें फारूक अब्दुल्ला की एक भूमिका मानी जाती है। फारूक अब्दुल्ला 2 बार सीएम रहे उस दौरान, यानी कि 1982 से 84 तक भी वो सीएम रहे और 86 से 90 तक भी सीएम रहे, यानी कि 2 टर्म में जो करीब 2 साल और 4 साल का रहा, यानी टोटल 6 साल में फारूक अब्दुल्ला ने आंखें बंद करके इस्लामिक तांडव को एक तरह से समर्थन देना शुरू किया, जिसकी परिणति हुई कि 90 में कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। उनके ऊपर बर्बरता हुई, नरसंहार हुआ हिंदुओं का और ऐसे डर का माहौल पैदा किया गया कि उनके लिए कोई जगह नहीं रही। वो कश्मीर के हालात थे जो फारूक अब्दुल्ला और उनके पिता शेख अब्दुल्ला ने
बनाए थे और यही कारण था कि वहां से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन होना पड़ा। और उस बीच जो 75 से बाद की बात कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी जो तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी और कश्मीर के हिंदुओं की बात सुन नहीं रही थी। वहां पर आर्मी शासन आर्मी को डिप्यूट नहीं कर रही थी, जिसके कारण बद से बदतर हालात हुए और कश्मीर के हिंदुओं को वहां अपने अपने घरों से बेघर होना पड़ा, प्रताड़ित होकर। तो ये सारी स्थितियां जो देखने के बाद ये लगता है कि अब्दुल्ला बाप बेटे ने कश्मीर के हिंदुओं को वहां से भगाने में सबसे बड़ी भूमिका तैयार की है, क्योंकि हथियार चलाने वाले से बड़ा गुनाहगार हथियार चलाने का आदेश देने वाले और उसको वैचारिक तौर पर एक आधार देने वाला होता है। और यही आधार, वैचारिक आधार इन दोनों ने दिया और उसके साथ साथ शासन को, प्रशासन को, पुलिस को बिल्कुल शांत रख के इन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित होने के लिए खुला छोड़ दिया, खुली छूट दे दी। तो इसी के कारण इन दोनों को ही असली गुनाहगार कहा जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।